यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र 21 रोजगार दे रहे हैं। आप पुलिस वाले आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं। कितनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, कितने पद खाली हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसमें देखिए तमाम डॉक्टरों के पद खाली हैं। नौजवान हैं पढ़े लिखे, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने काम किया है, जिनके माता पिताओं ने बचत करके उनको मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, डिग्रियां हैं, भर्ती की प्रतीक्षा भर्ती के लिए जो टेस्ट है वो भी किए हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती। यूपी में मैं तो ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने 6 बार एग्जाम दिया क्योंकि घोटाले हो रहे हैं उसमें। तो एक तरफ से भर्ती भी नहीं होती, पद खाली है, उनको भरा नहीं जाता। जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। रोजगार बनते कहाँ से थे? एक तो बड़ी बड़ी जो सरकारी पीएसयू होते थे, बीएचईएल, एचईएल, इस तरह की जो पीएसयू थे, इनसे बहुत रोजगार बनते थे। और सब जानते भी थे कि सरकारी किसी बड़ी संस्थानों में कि हमारी नौकरी हो जाए तो हमें सुरक्षित पूरा जीवन हम सुरक्षित रहेंगे, पेंशन भी अच्छा मिलेगा। आज स्थिति क्या है? जितने पीएसयू थे, जितनी बड़ी बड़ी जो देश की संपत्ति थी, वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं कौड़ियों के नाम पे। तो रोजगार कैसे बनेंगे उनमें से? नहीं बन सकते। अब छोटी दुकानें, छोटे उद्योग, जैसे मैंने यहाँ रास्ते में बहुत सारी देखी, तो मैं देख रही थी कि छोटी छोटी दुकानें हैं। आपने इन दुकानदारों के, इन छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ रखी है। पहले आप नोटबंदी लाए, नोटबंदी से इनका नुकसान हुआ। उसके बाद कोरोना आया, कोरोना में शायद हमारे ही देश में किसी को राहत नहीं मिली होगी। बाकी देशों में दुकानदारों को, छोटे बिजनेसों को खास राहत मिली थी कोरोना के समय, यहाँ नहीं दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने? जीएसटी लाया। जीएसटी से और भी मुश्किलें बढ़ गई। तो जो छोटे उद्योग थे वो लगभग बंद होने के कगार पे आ गए, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके हजारों करोड़ लोन माफ हो रहे हैं, उनके उद्योग बड़े होते चले जा रहे हैं, उनको देश की संपत्ति सौंपी जा रही है, तो वहां से भी रोजगार नहीं आने वाले। तीसरी जगह जहां से रोजगार आते थे, खेती किसानी से और ग्रामीण रोजगार से। मनरेगा को इन्होंने कमजोर बनाया, किसानों की कमर तोड़ी। हर जगह हर तरफ से महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद, कुछ भी हो, किसानों को कोई राहत नहीं मिली। जो देश और प्रदेश में सरकार चल रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है, उसमें मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है। और जब हम ये चीजें उठाते हैं, जैसे जब हम आरक्षण की बात करते हैं, अब ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण की बात हम करते हैं, या हम कहते हैं कि चलो जातिगत जनगणना कर लो। इसका मतलब क्या है? जातिगत जनगणना का मतलब है कि गिनती कर लो। हम जानना चाहते हैं कि देश में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, देश में एससी वर्ग के कितने लोग हैं, एसटी के कितने लोग हैं। क्योंकि अगर सरकार जानेगी नहीं तो सही तरह से न्याय कैसे दे पाए? जब हम आरक्षण की बात करते हैं, जब हम रोजगार देने की बात करते हैं, चलिए ये भी छोड़िए, जब हम ये बात करते हैं कि हमें ओबीसी वर्ग के लिए कोई ऐसी योजना बनानी है जिससे आप मजबूत बनेंगे, जैसे आप ये सारे काम करते हैं, इनको मजबूत करने के लिए, आपको थोड़ी सी सहायता देने के लिए हम योजना बनाना चाहते हैं। तो अगर हमें यही नहीं मालूम कि कितने लोग हैं किस वर्ग के, तो हम ये योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में की गई है, एक गिनती की गई है, उसके तहत 84%
जनता, आधे से बहुत ज्यादा SC, ST और OBC निकली। अब आप अगर देश में देखें तो जहां जहां ऊंचे पद हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, मीडिया के जो बड़े बड़े चैनलों के जो सबसे ऊपर सबसे हेड है उनको देखिए, आप सचिवों को देखिए सरकार के, आप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रतिनिधित्व आज नहीं है।